अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर हम हाजिर हैं और प्रोग्राम हमारा आप समझ लीजिए कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का फ्लैगशिप शो है। वजह उसकी यह है कि मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम भी है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ। जब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है, कोई दायमी मर्ज़ आ जाता है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम उससे परेशान होते रहें और हम सोचते रहें, जलते रहें, कुड़ते रहें, सिसकते रहें, या फिर यह कि हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें और वो तमाम गुर सीख लें जिनके साथ हम बावजूद उस मर्ज़ के, बावजूद उस प्रॉब्लम के बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अक्सर ये होता है कि इस किस्म के गुर और इस किस्म के हल, यानी कि साइंटिफिक हल, किसी मुस्तनद आदमी से, किसी कंसल्टेंट से आपको तभी मिलते हैं जब आप उसकी जो है क्लिनिक पे जाते हैं। और क्लिनिक में आपको पता है कि बहुत रश भी होता है, फ़ीस भी होती है, तो ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। मगर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, जो कि गुज़श्ता 20 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, और वाकई वो तमाम बातें जो मैं अभी आपसे कर रहा था कि डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट 1-2 महीने पे लग जाते हैं मिलने में, और फ़ीस भी माशाल्लाह है क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं। मगर इन्होंने इसको कंपनसेट करने के लिए और अपने फॉलो अप पेशेंट्स के लिए ये तरीका किया है कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में वो तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर वो आपको दे रहे होते हैं, और यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ शायद मुफ्त मिल जाती है, हमें उसकी कदर नहीं होती। तो आप इसकी कदर कीजिए। मैं तो आपको एक मशवरा ही दे सकता हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने जो बातें कही हैं उनमें कुछ सही बात है, 100% है ना? तो ये एक ऐसा फोरम है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जिसमें जो बातें क्लिनिक में आप बताते हैं वो मुफ्त बता देते हैं, और ये अब लोगों के ऊपर है कि वो उसका कितना। बाज़ कंसल्टेशन में ना वक्त भी नहीं होता ना कि हम इतनी लंबी गुफ्तगू कर सकें जिसमें हम पेशेंट को इसकी काउंसलिंग के लिए टाइम है। जैसे मिस इकरा है जिनका डिपार्टमेंट वो हम तो नहीं वो ले सकते, तो इनका अपना शोबा है, लेकिन जितना हम मुमकिन है करते हैं, और बाकी जो कसर रह जाती है हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में हम इसको करें। और नाजरीन, मिस इकरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में काउंसलिंग भी करती हैं डायबिटीज़। जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बता रहे हैं कि जो कमी रह जाती है वो हमारे काउंसलिंग सेक्शन पूरी उसको करता है, ताकि डायबिटीज़ बज़ाते ख़ुद उसका नुस्खा, उसकी तशख़ीस, उसके टेस्ट्स और फिर काउंसलिंग का एक अहम तरीन रोल है, एजुकेशन का एक अहम तरीन रोल है। मिस इकरा तारिक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर इम्तियाज़ हसन और मिस इकरा तारिक, ईद गुज़र गई, हज भी हो गया। हमने ख़ास तौर पे हज पे प्रोग्राम किया, हाजियों के लिए किया, ईद पर जो है अपनी तरफ से इनपुट दी। तो अब जो है आज 7 तारीख़ है और उम्मीद करते हैं कि अब जो है नेक्स्ट डॉक्टर साहब खाने पीने का यलगार हो का मौका कब आ रहा है? वो तो किसी दिन भी आ सकता है जिस दिन मूड बन जाए। हाँ। ये मिस इम्पल्स कंट्रोल भी कोई चीज़ होती है कि अपनी इम्पल्सेस जो हैं उनको कैसे काबू में रखा जाए, और उस वक्त डॉक्टर का चेहरा क्यों धुंधला जाता है और हर चीज़ जो है बालाहे ताक रख के हम जो है हमला क्यों कर देते हैं? आज ही मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, सेशन में करी थी, ईद के बाद वो आ गए थे, तो मैंने उन्होंने अपना 5 kg वेट अपना गेन कर लिया। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपने कैसे इतना गेन कर लिया, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके अपना 10 kg वेट जो है वो कम किया था और आज आपने 5 kg आपका वेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मिस वो ईद थी ना, तो ईद पे मैंने सोचा कि ईद कौन सा बार बार आती है, साल में एक या 2 दफ़ा ही आती है, और बकरा ईद तो सिर्फ एक दिन आती है। तो मैंने कहा कि चलो इस ईद पे मैं ज़रा पेट भर के खाना खाऊं, तो बाद में फिर वो देखी जाएगी वेट मैनेजमेंट जो मैं कर रहा था अपनी। तो वो उन्हीं चक्रों में जो है वो मेरा वेट गेन हो गया। इम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सोच हमें आती है जिसके ऊपर हम
फौरी तौर पे जो है अमल कर लेते हैं। तो फौरी तौर पे अमल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसमें डिले लेकर आएँ, डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो इसके अलावा हम अपने आप को जो है वो किस तरह से डिस्टेंस की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है अपनी उस इम्पल्स के ऊपर काम करना है। अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम फिर जो है वो ओवर ईटिंग करते रहेंगे और उससे एक तो हमारा वेट भी गेन होगा और साथ ही साथ डायबिटीज़ में भी जो है वो हमारी उसके ऊपर भी शुगर कंट्रोल में भी डिफ़िकल्टी आ रही होगी। तो कितनी देर अगर हम वो इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए, क्रेविंग को हम डिले कर लें तो को 5-10 मिनट के बाद वो अपना कुछ उसका असर कम हो जाता है, दम तोड़ देती है? लेकिन जो क्रेविंग होती है ना वो 25 to 30 मिनट्स के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको रूमिनेट करते रहेंगे, बार इसी बार के बारे में सोचते रहेंगे, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो उसका टाइम पीरियड फिर सही बात है कि भर जाएगा और फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं कर ही लूँ। तो ऑब्सेस्ड नहीं होना, रूमिनेट नहीं करना, आप जो है उसमें कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करें। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कई दफ़ा हमारे पेशेंट ख़ास तौर पे जब हमारे पास रमज़ान के बाद आ रहे होते हैं, उनकी जो इम्पल्सेस हैं वो तकरीबन 30 डेज़ या 29 डेज़ के लिए वो इतनी होती हैं कि हमारे जब लेवल देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शायद हाइपोग्लाइसीमिया रमज़ान में कम ही देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर की ज़्यादती देखने को मिलती है। तो जब हम अपने पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो A1C क्यों बढ़ गया, जी डॉक्टर साहब रमज़ान था, तो मैंने ये पूछता हूँ क्या रमज़ान में शुगर ख़त्म हो गई थी या आप भूल गए थे कि आपको डायबिटीज़ भी है? नहीं डॉक्टर साहब, वो फिर होता है ना, आपको पता है कि रमज़ान में तो हमें कुछ ना कुछ तो है। तो इस तरह की जो, लेकिन कुछ लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग विल के साथ उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे भी इसने बताया कि उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो आप सीख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। इसमें कंसल्टेंट्स की हेल्प ली जा सकती है। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं, पूरा हफ्ता मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट से आप पेश करते हैं, तो उसको में हेल्प ली जा सकती है। लेकिन ये इम्पल्स वाकई एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोग, अब जैसे ईद है, ईद के बाद आएंगे डॉक्टर साहब वो ईद थी ना, इस वजह से ये सारे, तो वो शायद अपनी एक चीज़ को अपना जो प्लेसमेंट किसी और चीज़ पे दे देते हैं, अपनी कोताही को किसी और के वो सर बांधने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को खुद कबूल नहीं करते, कन्फेस नहीं करते कि ये मुझसे ये गलती हुई है। एक्सेप्ट कर लें तो फिर आसानी, एक्सेप्ट कर लें तो आप चीज़ की इंसाइट भी होनी चाहिए कि मैंने क्या गलती की है। मेरा क्वेश्चन बाज़ दफ़ा मेरे पेशेंट से होता है कि आप खुद बताएं कि आपने कहाँ गलती की, तो 90% का जवाब है हमने तो कुछ गलती नहीं की। जब हम थोड़ा सा प्रोब करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियाँ की हैं और बहुत सारी ढेर सी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें अपनी इंसाइट देखनी चाहिए कि हमने क्या गलती की, उसको कन्फेस करना चाहिए। जब आप गलती को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर उसका अजाला भी किया जा सकता है। जब आपको एक काम गलती ही ना लगे तो उसका अजाला नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, कल यौम दिफा था, यौम दिफा पाकिस्तान था, तो अच्छी बात है, मुल्क की दिफा करनी चाहिए, सरहदों की दिफा करनी चाहिए, आइन की दिफा करनी चाहिए, अपनी कवानीन की दिफा करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए हमें, और पाक फ़ौज भी इसमें रोल प्ले करती है। मगर आप क्योंकि एक फ़िज़िशियन हैं, तो पाकिस्तानी होने के साथ साथ आप फ़िज़िशियन हैं, तो कोई जिस्म का भी दिफा किया जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ें, दुश्मन जरासीम से लेकर हमारी कुछ कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम अगर अपना दिफा करें तो एक तो हमारी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाए और हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो रोज़मर्रा की हेल्थ है, सेहत है, वो कुछ बेहतर हो जाए। हमारा जो जिस्म है ना, वो आप ये समझ लें कि मुसलसल दुश्मनों की ज़द में है और दुश्मनों की नज़र में है। और वो जो दुश्मन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहरूप के अंदर आ सकते हैं। जैसे आपको टेम्पटेशंस दे सकते हैं, लाइक जैसे हमारा जो फूड का खाने पीने की आदत हैं, और खाने पीने में इतनी मरगूबात हैं, इतनी तरगीबात हैं कि जिसमें टेम्पटेशंस हैं कि आप कुछ ना खाते हुए भी कुछ ना कुछ खा जाते हैं। और दूसरा है कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सहल हो चुका हुआ है। देखिए, हम अपने कमरे से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा काम सारा दिन, हमें जो हमें चीज़ जिसमें कुछ एक्सर्ट करना चाहिए था अपने बॉडी को, थोड़ा सा उसको तकलीफ़ देनी चाहिए थी, वो उस तकलीफ़ से हम ना आशना है।
एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब मैं भी रिसेंटली अभी एक पाकिस्तान डायबिटीज़ सर्वे हुआ है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें जो एक बड़े खौफनाक किस्म के जो फिगर्स दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ का जो शरह है, इंसिडेंस है, वो 26% है। 26% का मतलब है कि हर चौथा बंदे को डायबिटीज़ है जी। और ये अगर पाकिस्तान की आबादी आप देख रहे हैं कि 20-21 करोड़ है, तो उसमें आप देख रहे हैं 27-6% कहाँ पे फिगर जाता है, 5 करोड़। तो इसको अभी फिगर्स, अभी ये डाटा अभी जो उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, ये IDF दिसंबर में अबू धाबी में इस मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा। इट्स टू मच। और इसके ये अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आ गए जो टॉप 10 से भी शायद मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लिस्ट में आ गए। तो इसमें हमारी, आप ये देखें, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी इनफरादी कोताहियाँ हैं, हमारी गवर्नमेंट की सतह पे कोताहियाँ हैं कि हेल्थ कल्चर को प्रमोट किया ही नहीं गया, ना मीडिया से प्रमोट किया गया। एक एफर्ट हम जो छोटी मोटी एफर्ट करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक हेल्दी आप हैबिट को मरवज कर सकें, लेकिन हमने जो खाने पीने का कल्चर है, फूड स्ट्रीट कल्चर है, उसको प्रमोट किया। आप पार्क्स का कल्चर, फुटपाथ का कल्चर, और दूसरा है जिम्स का कल्चर, बहुत सारे, और लोगों के अंदर मैराथन आप करते हैं, दौड़ का कल्चर है, खेलों का कल्चर है। स्कूल्स के अंदर, स्कूल एक बहुत बड़े एपिसेंटर्स होते थे जहाँ से गेम्स और लोग बहुत बड़े खिलाड़ी जन्म लेते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। तो इससे अंदाज़ा लगा कि हम मजमूई तौर पे हम सेहत के हवाले से अपने दुश्मनों के रहमो करम पे हैं। तो इन सब से हमें दिफा करने की ज़रूरत है। हमारा बॉडी कंटिन्यूसली अंडर अटैक है, और हम, ये हमारी खुशकिस्मती अगर हम बच जाते हैं किसी बीमारी से या किसी मेटाबॉलिक डिजीज़ से या खुदा ना खास्ता किसी और तकलीफ़ से। जैसे हमारी जो ग़िज़ा है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, उनका रोल आ चुका हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर्स हैं, कार्सिनोजेंस हम अपनी खुराक के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने बहुत सारे देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर का इंसिडेंस है हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो 2-3 डिजीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑन द टॉप हैं। नंबर 1 मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, दूसरा हार्ट डिजीज़ है जो इसी का ही सीक्वेंस है, और तीसरा कैंसर्स, कार्सिनोमास। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस पे है। इसकी वजह एनवायरमेंटल ज़्यादा है, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द। जीन्स का रोल भी है क्योंकि जीन्स फेवरेबल हैं, एनवायरनमेंट हमें ऐसी मिल गई जिससे ये चीज़ें प्रमोट कर रही हैं। तो प्लीज़ इसको एक नेशनल एक्शन प्लान, जैसे हमने अपने मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ शुरू किया है, अपनी सेहत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा इसको सारे को समअप किया है। मिस इकरा तारिक, कैसे हम ये करें कि लोगों के अंदर शऊर बेदार हो जाए कि जिस तरह से आपने देखा टीवी चैनल्स हैं बाकायदा, वो सारा दिन बताते हैं आप ये पकाएं वो पकाएं, और उसकी रेसिपीज़ बताते हैं, और बड़ी रिच डाइट्स होती हैं। तो उसमें कभी आपने देखा हो ऐसा कोई जो बता रहे हो कि ये वज़न कंट्रोल करने के लिए, टमी की गर्थ कम करने के लिए, या कोई जो है सैचुरेटेड फैट्स या अनसैचुरेटेड फैट्स कितने हम जो ऐसे कुछ बताते हैं? वैसे जो आजकल मॉर्निंग शोज़ होते हैं उनमें तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो इवेंट्स के हवाले से ही बता रहे होते हैं कि अच्छा शादी का सीज़न चल रहा है तो आप ये करें वो चीज़ें। तो काफ़ी कम, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमारे यहाँ जो है वो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। टीवी चैनल्स भी बहुत कम ऐसे होंगे जो कि आपको जो है वो आपकी सेहत के हवाले से गाइड करते होंगे, बहुत कम ऐसे टीवी चैनल्स हैं, और शायद वो भी 1 या 2 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमें इस चीज़ को जितना हम जो है प्रमोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी। जैसे अगर आप किसी से पूछेंगे अच्छा फ़लाँ जगह पे वो कौन से ब्रांड पे सेल लगी, तो वो फ़ौरन से बता देंगे फ़लाँ ब्रांड पे सेल है। अगर आप किसी से डायबिटीज़ के हवाले से पूछेंगे या ब्लड प्रेशर के हवाले से पूछेंगे तो उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी उतना ही ये कि हम अपना दिफा कर सकते हैं, अपनी सेहत को हम बेहतर बना सकते हैं, और अपने आप को जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी हम उसमें गुजार सकते हैं। क्योंकि हम ठीक होंगे तो ज़िंदगी भी अच्छी फिर गुजार सकते हैं, अगर हम ठीक नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी जो है वो भी कैसे अच्छी गुजर सकती है। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब
तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। डॉक्टर साहब, ये मिस ने अभी सीज़न से मुझे याद आ गया कि ये अब हम सितंबर में हैं और आगे अभी थोड़े महीने डेढ़ बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो फिर एक जो है यलगार वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो एक हमारे पास मौका मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट केस आपसे डिस्कस करूं जो कि हमें इनबॉक्स में आया है, मैं इस केस की विसातत से आपकी तवज्जो इस तरफ भी चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स स्कूल में जाते हैं, अभी आपने स्कूल का भी जिक्र किया था कि एपी सेंटर्स होते थे जहाँ से बच्चे जो है वो वर्जिश करना सीखते थे, एक्सरसाइजेस करना सीखते थे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना सीखते थे और एक एक्टिव, तंदुरुस्त और चुस्त ज़िंदगी गुजारने की दाग बेल पड़ जाती थी और आगे उसको कैरी ऑन करते थे। तो ये जो बच्चा है, इसको देखते हुए ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ, और फिर स्कूल्स को इससे आप कनेक्ट करें, आप इसको कनेक्ट करें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, यंगस्टर्स से, कि वो क्या लाइफस्टाइल अपनाएं। सर, ये सवाल है, कह रही हैं कि मेरा बेटा है, 20 साल उसकी उम्र होने वाली है, बात नहीं मानता, अपनी मनमानियाँ करता है और अपना शुगर है उसको चेक नहीं करता, शुगर रेजिस्ट करता है कि मैंने नहीं चेक करनी, और हालांकि कई दफ़ा उसके पसीने छूट जाते हैं और उसको कपकपाहट शुरू हो जाती है, और अब तो ये भी होने लगा है डॉक्टर साहब कि अक्सर चीज़ें भूल जाता है और कई दफ़ा तो ऐसे लगता है जिस तरह वो ज़हनी तवाज़ुन ही उसका दुरुस्त नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस पे उतर आता है, यानी कि वर्बल और उसके अलावा हाथापाई पे उतर आता है। तो क्या ये इसका कोई ताल्लुक़ डायबिटीज़ से है? हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें दो पहलू हैं, एक तो साइकेट्रिक पहलू है, जो जहनी पहलू, उसमें मिस ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकती है। एक मेडिकल पहलू है। मेडिकल पहलू है ये कि मोस्ट लाइकली बच्चा है, यंग डायबिटिक है, और बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं या बंदे हैं वो एडोलसेंस क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। अच्छा। यानी वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ आप रिवोल्ट करते हैं, यानी बगावत का एक जज्बा होता है, अपनी चीज़ों की एक्सेप्टेंस है, आप पे कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन्स हाँ उस पर ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक रवैये के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ भी पैदा होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कि हर चीज़ के रिवोल्ट करना, रेजिस्ट करना, ये होता है। डायबिटीज़ इनको जैसे है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, मोस्ट लाइकली इंसुलिन पे होंगे, शुगर टेस्ट नहीं करते क्योंकि डायबिटीज़ को उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं है। क्योंकि डायबिटीज़ के इलाज में जो बुनियादी चीज़ है कि पहले आप इसको दिल से एक्सेप्ट करें, कबूल करें और ये मान लें कि आपको डायबिटीज़ है, यानी इसको मंजूर, इसको पूरा इसको तस्लीम कर लें। 3 दफ़ा कह दें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये चीज़, ये पिक्चर कन्फ्यूज़ करती है आपको बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ, कि आप जैसे ये बता रहे हैं कभी वो उसका बिल्कुल उसका रवैया ही अजीब सा होता है। अच्छा। कुछ लोग इसको साइकेट्रिक की तरफ ले जाते हैं कि ये मसला है, मैनिया हो, मैंने क्या है, वो जैसे फिल्म में कभी खुशी कभी गम, तो बाइपोलर तो ये वाली कैफियत आ जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको किसी काउंसलिंग सेशन में डाला जाए। देखें, अगर हम उसकी शुगर नहीं टेस्ट करेंगे, वी कांट नो कि उसका लेवल्स क्या है, क्या उस कैफियत में क्या वह लो की कैफियत होती है, क्योंकि लो की कैफियत में एजिटेशन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, रेज हो सकता है, आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप शुगर टेस्ट नहीं करते, आपको जो है उसको उसका अंधेरे में तीर चलाने की हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्रॉबली इसकी शुगर लो है या हाई है। अच्छा, इसी किस्म से मिलते जुलते जो अलामात है हाई शुगर के साथ भी एसोसिएट। अच्छा। वीकनेस है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हर वक्त जिस्म में दर्दें रह रही, जो कंटिन्यूस दर्द है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं, और जब तक वो स्लीप डेप्थ पूरा नहीं होता, वो नींद का कर्ज उतारा नहीं जाता, तो नींद एक साइकिल में चलती रहती है, वो कंटिन्यूसली आपके अंदर हार्मोनल चेंज लाती है। क्योंकि जब तक आप देर तक जागते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा बनते हैं, तो कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो आपके शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। तो बाज़ औक़ात ओवरलैप होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि इसकी जो शुगर लो है या हाई है, तो पता तो तब चलेगा जब हम चेक करेंगे। तो चेक कराने के लिए
ये साहब तैयार नहीं है। तो हमें जो इलाज के अंदर हम मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ या तरजीहात जब बनाते हैं जी, तो सबसे पहले तरजीह है कि इनको एक काउंसलिंग सेशन करवाया जाए। ठीक, देखिए काउंसलिंग सेशन में जिसको ये इस चीज़ पे इनको ये चीज़ की इंसाइट दी जाए कि इनको इस चीज़ की तरगीब दी जाए कि ये हमारी डायबिटीज़ है, इसका इलाज तभी मुमकिन है, इसकी दवाई या इंसुलिन तभी मुमकिन है जब आप शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करें और उसको फिर डॉक्यूमेंट भी करें, उसको लिखें भी और उसको सारा इसका सिलसिला तभी चल सकता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से कोई भी इलाज हम तजवीज़ करने से पहले इनकी एक काउंसलिंग लाजमी है, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते जी। लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे लगता है कि इनकी जो शुगर है वो फ्लक्चुएटिंग है। अच्छा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ऊपर होती है उसके अंदर कुछ और किस्म की तब्दीलियाँ, नीचे होती हैं कुछ और किस्म की तब्दीलियाँ, लोगों के प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसे अब ये कह के फॉरगेटफुलनेस हो रही है उनको कि भूल लें, याददाश्त है कि उनका है, उसमें ये है कि जब आपका जो ये लगता है कि लो ब्लड शुगर के साथ एसोसिएटेड, बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है कि जब आपकी शुगर लेवल लो है तो ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती हैं, उसकी वजह से ये कॉग्निटिव फंक्शन जैसे मेमोरी के प्रॉब्लम आ जाते हैं जी। तो इनको सबसे पहले इनकी वालदा को चाहिए कि इनका फैमिली सेशन भी हो और इनके साथ पेशेंट के साथ भी ये सेशन किया जाए और इसके जो रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग दिस डिज़ीज़, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, वो दूर की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मिस इकरा आपसे कोई सवाल इस बारे में करें, ये कोई तब्दीली आ रही है स्कूल्स में? बच्चों के जो कैफेटेरियाज़ थे उनमें जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं और जो फास्ट फूड्स मिलते हैं और माएँ भी जो बच्चों को दे के टिफ़िन करियर देती हैं उसमें भी कोई इसी तरह के फ़िज़ी ड्रिंक्स या कोई दूसरे ड्रिंक्स और ये सारे जो हैं जैसे मुख्तलिफ़ चिप्स ब्रांड्स आप उनके नाम जो भी कर लें और कोई क्विक किस्म के वो जो है बिस्किट्स और ऐसे दे देती हैं। तो जैसा आपने फरमाया कि एक्सरसाइज की कमी पहली हो रही है, बड़े स्कूल्स नहीं हैं, घरों में स्कूल बन गए हैं, उनमें प्लेग्राउंड्स भी नहीं हैं, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है ओवर लास्ट 20 ईयर्स? आप जैसे भी ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में शरह जो है वो बढ़ गई है, हर चौथा शख्स है, तो ये बच्चों में भी बढ़ती जा रही है? देखिए बच्चों में ना ये कुछ पहले हम ये समझते हैं कि जो डायबिटीज़ है सिर्फ बड़ों को होती है, बच्चों की वो टाइप 1 होती है। हम ये आपने भी होगा आपने देखा होगा कि बच्चों की जो डायबिटीज़ को टाइप 1 कहते हैं। अब बच्चा को डायबिटीज़ के डायबिटीज़ के साथ आता है तो हमें फौरी तौर पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको टाइप 2 तो नहीं है। अच्छा, यानी जो बड़ों वाली डायबिटीज़ है वो बच्चों में आनी शुरू बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। बच्चों के अंदर ओबेसिटी, मोटापा, उनका वो बहुत ज़्यादा शरह बढ़ गई है। तो हमें ये इस चीज़ का इल्म है कि जो मोटापा, जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ ये सारे साथ साथ चलती हैं। अभी इसी वीक के अंदर मुझे 2 पेशेंट जो 14 साल की उम्र के थे मेरे क्लिनिक पे आए और हम ये सब में डायबिटीज़ है अचानक डिस्कवर हुई, उनको पता चला, लेकिन जब उनको इन्वेस्टिगेट किया तो वो टाइप 2 के पेशेंट निकले, यानी वो वाली थे डायबिटीज़ जिनको हम लाइफस्टाइल से, वज़न की कमी से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन के साथ इंसुलिन के बगैर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक शरह बड़ी खौफनाक किस्म की है, एक एलिमेंट है। देखिए एक पेशेंट जो 14-15 साल की उम्र में डायबिटिक होता है, टाइप 2 होता है जी, और आप जब टाइप 2 की आप जब हिस्ट्री देखते हैं, उसको आप उसका प्रोफाइल देखते हैं, अगर आप उसको कंट्रोल ना रखें तो हार्ट डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़ और बाकी प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अगर एक बंदे को 14-15 साल की उम्र में होती तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि उनका जो आगे जो आप फोर्सी कर सकते हैं, लाइफ स्पैन को आप फोर्सी कर सकते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशन के साथ उनको जवानी, अपनी जो जवानी है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ गुजारनी पड़े, विच इज़ वेरी पेनफुल थिंग। तो ये एक जो चीज़ है ये माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इसमें जो रोल जो है घर के अफराद का बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर माँ का रोल जो है। जो माएँ हैं वो बच्चों को अंदर अच्छी हेल्दी डाइट्स का कॉन्सेप्ट देने में नाकाम है। बिल्कुल उनकी माएँ नाकाम है, कुल्ली तौर पे नाकाम है। स्कूल का रोल तो बाद में आएगा। घर में अगर आप जो माँ उसको रोज़ उस किस्म की मुरगन ग़िज़ाएँ। डॉक्टर साहब डिलीवरी फूड की डिलीवरी जो है वो इतनी ज़्यादा रिलायंट हो गए हैं हम कि घर पे वो जो अगर दाल पक गई है, अगर कोई सब्ज़ी पक गई है तो बच्चे ने मुंह नहीं लगाना और उसने फ़ौरन जो है ना फ़ोन करना है और माँ ने कहना ठीक है बाप तो घर पे है नहीं और वो डिलीवरी हो जाएगी। देखिए हम उस जायके से आशना तो हमने कराया ना, माँ ने ही कराया ना। हम लोगों ने बच्चे को जो डिलीवरीज़ का है, जो जिस किस्म के पिज़्ज़ा का या
बर्गर्स का या फास्ट फूड का आशना तो हम नहीं करवाया बच्चों को। तो उस सबसे पहले कि उनको जो ग़िज़ा बच्चों के अंदर ख़ुद एक किस्म का उनके अंदर एक शऊर पैदा कर दिया जाए कि ये अच्छी ग़िज़ा है, ये बुरी ग़िज़ा है। जब हम अच्छाई और बुराई को शुरू दिन से उनके दिमाग में डाल दें, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, फिर डिस्क्रिप्शन दें उनको, ठीक है, फिर हम बात करें। आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम एक बच्चे को शुरू दिन से हम फिज़ी ड्रिंक्स का आदी बना देते हैं, आप बच्चे देखें निप्पल उस पर वो फीडर पे निप्पल अंदर वो फिज़ी ड्रिंक है, हाँ अलार्मिंग है, कोला भरा हुआ है और ऊपर वो निप्पल लगा के बच्चे को पिलाया जा रहा है। जब अच्छा ये जब ये पहले दिन से ये कल्चर है उसका ज़ुबान वो आशना कर, जब आप उसको, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब आप एक चीज़ उससे आशना कर दें, उसको दे दें, तो उससे जब उसको निकाल लेंगे उसको वापस बहुत मुश्किल होता है, वो आगे से बगावत करता है। ये इंसान की फितरत है। तो हम उस जो नेचुरल चीज़ों के आशना अपना जायके से आशना नहीं करवाते। मसलन दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, हर किस्म की सब्ज़ियां हैं, वो घर में बनाना हम खुद भी आर समझते हैं। हर चीज़ को हमने एक आसानी पैदा करके हम कहते हैं जी आप बिरयानियाँ होनी चाहिए, पुलाव होने चाहिए और चस्के होने चाहिए और रोस्ट होने चाहिए और बाकी सारी चीज़ें, और हर तरफ इसी किस्म की जलगार है। तो ये जो चीज़ है फिर हमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। जब मना किया जाता है तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो डाइटरी चेंज है ये बिहेवियरल चेंज है, यानी आप अपने रवैये में तब्दीली लेके आते हैं। जैसे डॉक्टर सदाकत साहब बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें इसको छोड़ दें, तो छोड़ना बेसिकली क्या है, वो कई पेशेंट इसको छोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, तो उससे, लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे ये बात समझ आई कि बेसिकली वो एक रवैये की तब्दीली चाहते हैं कि क्या आपके पास जो तरगीब मौजूद है उसको ना कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कैन यू से नो। तो जब आप नो कहना सीख जाते हैं, तरगीब को नो कहना सीख जाते हैं, तो फिर आपका कंट्रोल मजबूत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, रवैये में जो तब्दीली है ये बिल्कुल है। ये जो खाने पीने की आदतें ख़ास तौर पे ये हमारे अकीदे की तरह होते हैं। हम जैसे अकीदे को फॉलो करते हैं, आप किसी भी आप मज़हब को फॉलो करते हैं, बचपन से हमारे जो देखते आते हैं, फिर जहन में डाला जाता है, फिर उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह इसको जो खाने पीने की आदतों को जब तब्दील करने के लिए कहा जाता है तो हम आगे से रेजिस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो वो जो चीज़ों को इसको छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग के साथ फिर आज जो रोल हमारा जो आज के प्रोग्राम में हम इसी बात पे ज़्यादा जोर दें कि काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। हम पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काउंसलिंग, अगर हम किसी पेशेंट को आप दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट दे दें और पेशेंट वो फैक्टर है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, अगर वो उसको इस बात की समझ नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, तो फिर इसका कंट्रोल भी अच्छा हमें नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब मैं उस सवाल एक वही ये आपने देखा डॉक्टर साहब आजकल छोटे बच्चे जो है ना 5 months 6 months 10 months, यानी द मोमेंट दे कैन होल्ड समथिंग एंड ग्रैब समथिंग, वो रोते हैं तो उनको मोबाइल दे दिया जाता है। वो मोबाइल की रोशनी स्क्रीन देखते हैं, आप उनसे छीने तो वो रोते हैं। यानी हम अगर ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो राइट थिंग क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। और नेक्स्ट उसी के कि जो नई चीज़ें आ रही हैं मैं उनसे मना नहीं करता, उनका भी एक तरीका होता है कितनी इस्तेमाल करनी है कितनी नहीं करनी। बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स पे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे और लैपटॉप्स पे सारा दिन गुजार देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे। तो ये मेरा ख्याल इट्स अबाउट टाइम कि ये जो गैजेट्स आ रही हैं इनको किस तरह ज़िंदगी में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। देखिए हम इसी बात को कि ये चीज़ें हमने उनको बताना है, पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा है, फिर स्कूल का रोल है। स्कूल का रोल उससे कदर, स्कूल में जो टाइम्स जो वक्त गुजारा जाता है वो तकरीबन 7 घंटे या 6 या 7 घंटे हो गए, तो बाकी जो 18 घंटे वो हमने घर गुजारने। तो हमने ही उनको बताना है बच्चों को ये सही है ये गलत है। गैजेट्स के अपने आप रेडिएशंस के भी हैं, इसके साथ मुज़र असरात हैं। डॉक्टर साहब मैंने देखा है लड़के लड़कियां बच्चे रात को लैपटॉप ये सो गए हैं ना तो यूँ बस बंद करके पास ही है, उसको हाइबरनेशन में है, प्लग भी लगा हुआ है और ये भी बिस्तरे के साथ ही पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ आप समझे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर आ गया हुआ है, जिससे तरह तरह की जो बीमारियाँ वो जन्म लेती जा रही हैं। एक तो आप बच्चे शुरू दिन से, जैसे आपने नौज़ायदा बच्चे हैं, आप इमोबाइल हो जाते हैं, टोटली मोबाइल के चक्कर में इमोबाइल हो जाते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ आप क्या गेम खेलते हैं,
कहते जी इस मोबाइल पे खेलते हैं। तो मैं वो बजाय ग्राउंड में खेलने के वो क्रिकेट इस मोबाइल पे खेलते हैं। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, मोबाइल पे खेलता हूँ। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो हमारा जो फिज़िकल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो गया। इससे नतीजा क्या हो रहा है सारी चीज़ों का, कि हम अपने पैसों से बावजूद दुनिया तिब इतनी तरक्की कर चुकी है, हम बीमारियों में घिरते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया कि हर चीज़ कुछ अर्सा पहले जब इतने डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होते थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस वक्त लोगों की हेल्थ कदरे कुछ और बेहतर थी बनिस्बत आज ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए असूली तौर पे, अगर अकली तौर पे देखें ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा बीमारी ख़रीद रहे हैं। हम अपने पैसों से बीमारी को ख़रीद जा रहे हैं, हम जंक फूड ख़रीद रहे हैं, हम अपने बच्चों को इमोबाइल कर रहे हैं, बच्चे मोटापे का शिकार होते जाते हैं और बच्चे बचपन में डायबिटीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ अब यंगर एज पे आ रही है, बहुत यंग एज पे आ रहे हैं, और वो यंग लॉट वो होती है, नई नस्ल वो होती है जिसने मुल्क की भागदौड़ संभालनी। अगर वो बीमार है तो हम आप इमेजिन तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का क्या असर होगा। तो इसको हम डायबिटीज़ को डॉक्टर साहब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? बिल्कुल, लाइफस्टाइल, ये हमारा बेसिकली मैं डायबिटीज़ को आईना कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक आईना है। जो आप करते हैं वो आपके सामने आ जाता है, जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। खमियाजा भुगतना पड़ता है। खमियाजा भुगतना, कि हम ये नहीं हो सकता कि आप बहुत बुरा कर रहे हैं और आपके साथ बहुत अच्छा होगा, वही होगा जो आपने किया, जो बोया वही काटेंगे। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहिए थी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशेंट्स को अपने रवैयों को जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर हम डायबिटीज़ में देखें, जैसे एडिक्शन में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी पेरेंट्स की तरफ से एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट के साथ भी उसके घर वाले एनेबलिंग या प्रोवोकिंग कर रहे होते हैं। जैसे ये जो अभी आपने केस बताया, इसमें अगर वो बच्चे ने कहा कि मैंने अपनी शुगर नहीं चेक करनी, तो उस पर उनकी मदर ने एक दफ़ा कहा होना है, दूसरी दफ़ा कहा होना है, फिर उन्होंने तीसरी दफ़ा ये कहती होंगी कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें तकलीफ़ होती है तो चलो रहने दो, क्योंकि वो नीडर जो उसकी वजह से भी शायद उसमें हो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से एनेबलिंग भी हो रही होती है और प्रोवोकिंग भी हो रही होती है। तो इन रवैयों को भी तब्दील करने की जो है वो ज़रूरत है पेरेंट्स को भी, ताकि जो है उनकी डायबिटीज़ जो है वो सही तरीके से उसको मैनेज। ये जो आपने एनेबलिंग और प्रोवोकिंग की टर्म बड़े आसानी से इस्तेमाल कर दी है, तो ये किसी वक्त आपने फिर बताना भी है कि ये होता क्या है, कि प्रोवोक किस बात से हो जाते हैं, किस बात पे जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, खफा हो जाते हैं, और इनेबल में फिर हम उनको लाड प्यार जब करते हैं तो उनको शायद ये मैसेज चला जाता है कि पहले जूतियाँ पड़ेंगी, गालियाँ पड़ेंगी, फिर बर्गर से तवाज़ु होगी। तो ये जो इस किस्म का सेटअप है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेके पलट के आते हैं। आप सुनते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम। और मैं अपने जो यहाँ पे मुझे असिस्ट कर रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि हमें वो अपना मोबाइल भी दें ताकि हमें पता चले क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। विल बी राइट बैक। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है
और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब और तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए। और आप हमें इनबॉक्स में भी सवाल भेजते हैं और आप अपने कमेंट्स के ज़रिए भी हमारे फेसबुक पेज पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का, जिसका मुखफ़फ़ डिप है, उस पर आपके सवाल आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो हमने एट लेंथ हमने डिस्कस किया, एक और भी यंगस्टर का सवाल है और इनकी उम्र 14 साल है और ये पूछ रहे हैं, इनके भी वालिदा पूछ रही हैं कि इनकी फैमिली में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी इस बच्चे को 14 साल का हुई नहीं है, मगर ये कह रही हैं कि किस तरह से हम जो है इस बच्चे को बचा सकते हैं डायबिटीज़ से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेशेंट्स भी हमें आके पूछते हैं, अपने बच्चों के बारे में वरीड होते हैं। वो कहते हैं जी डायबिटीज़ रन इन द फैमिली बिकॉज नोबडी रन इन द फैमिली। अच्छा, ठीक है। तो डायबिटीज़ ज़रूर फैमिली डिजीज़ है। जैसे भी हमने बात पिछले सेगमेंट में की, शायद कुछ टेक्निकल वजूहात हमारे सिस्टम के अंदर आई हैं अभी, तो शायद उसमें मैं फिर दोबारा उसको हम एलेबोरेट कर देते हैं कि जो डायबिटीज़ है, अब जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है, वो यंगर जनरेशन के अंदर है। जो हमारी नई नस्ल है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं जी। और ये जो माँ या जो पेरेंट्स में से किसी ने जिसने भेजा है, उन्होंने कहा है कि 14 साल का बच्चा है, क्या उसको डायबिटीज़ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर तो हम टाइप 1 की बात करते तो वो रियलिटी के अंदर है। टाइप 1 तो एक और तरह की डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो और तरह से। लेकिन टाइप 2 होने का चांसेस हैं क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर है, फैमिली हिस्ट्री है। तो बच्चों के अंदर हम शुरू दिन से ये अवेयरनेस पैदा करें, ये हेल्दी डाइट है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये आपने फॉलो करना है। अच्छा, ये इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मुझे डायबिटीज़ होगी तो हम इलाज शुरू कर लेंगे। ये इलाज, इससे बचाव ही कामयाबी है। जब आप इससे बच जाते हैं तो यही एक इसका आपका कामयाबी। अगर फैमिली के अंदर है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, अगर मेरे किसी बहन भाई को, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायबिटीज़ होने के। तो मुझे बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहिए, मुझे हर वक्त अपने टोज़ पे होना है। मैं एक बात कहता हूँ पेशेंट को कि जिसके फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, पेरेंट्स को है, सिबलिंग को है, यानी बहन भाई को है, तो आप ऐसा अपना लाइफस्टाइल लें जो डायबिटिक का लाइफस्टाइल है। यानी वो काम करे जो डायबिटिक पेशेंट करता है, जिसको करने चाहिए, तो फिर आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। यानी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसमें जो कामयाबी का तनासब अगले 3 साल के अंदर 60% के करीब है। यानी 60% चांस है कि अगले 3 साल तक डायबिटीज़ से प्रिवेंशन है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे डायबिटीज़ प्रिवेंशन ट्रायल हुए हैं, जिसमें ये देखा गया कि लाइफस्टाइल के साथ आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको आगे धकेल सकते हैं, इसको होने से रोक सकते हैं। हालांकि जो ट्रायल उन लोगों में किए गए हैं जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक थे जी, जो लोग जिनको नॉर्मल के अंदर नहीं किए गए, तो ये बॉर्डर लाइन डायबिटिक के अंदर ये शरह भी बच गए। वो 60% शरह है अगले 3 साल के लिए। तो जो नॉर्मल हैं, अगर वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल शुरू से रखते हैं, तो उसमें ये कामयाबी की शरह
कहीं ज़्यादा है। तो इनकी 14 साल बच्चे की उम्र है, इसके दिल में शुरू से डालें। बल्कि अब देखिए इस चीज़ को हमने सेहत के मज़ामीन निसाब में से तो निकल गए मेरे ख्याल से, कुछ जिसमें हम बताते थे ये लाइफस्टाइल है। एक तो हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं वो जो है वो बिल्कुल छोटे हैं, स्कूल्स के अंदर हैं वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, कॉलेजेस के अंदर प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं, स्कूलों की कॉलेजों की टीमें नहीं हैं, एक दूसरे इंटर कॉलेजिएट जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो नहीं हैं, होते हैं बड़े महदूद पैमाने पे होते हैं, और बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है इनमें हिस्सा लेने की। तो हम एक सतह पे हमने एक अपने आप को हमने हथियार फेंक दिए हैं इस बुरे लाइफस्टाइल के आगे जी। सेहत की हम खराबी की तरफ चल पड़े तो मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे जिसमें डायबिटीज़ सर फहरिस्त है वो बहुत कॉमन होती जा रही है। तो ये बच्चा बिल्कुल बचाया जा सकता है बशर्ते कि हम इसको शुरू दिन से इनसाइट दें। डॉक्टर साहब इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, क्या इनको मीठे से भी परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए मीठा खाने से डायबिटीज़ ये बहुत बड़ी मिथ है कि मैं मीठा खाता था इससे मुझे डायबिटीज़ हुई, लेकिन ये देखिए जो मीठा है वो खाली मीठा नहीं खाया जाता। ऐसे नहीं होगा कोई चीनी का चम्मच लेके वो उसको चीनी खा रहा होगा निकाल ऐसे नहीं होता। तो मीठे का आपने देखा जब कुकिंग के अंदर आता है वो आमतौर फैट के साथ आता है, ठीक है। जब फैट की जो कैलोरिक वैल्यू है पर ग्राम वो 9 कैलोरीज है और जो चीनी की वैल्यू वो 4 कैलोरीज है। तो जब ये दोनों का इसका मिलाप होता है, दोनों तेल का मिलाप होता है तो वो एक ऐसी चीज़ बनती है, मिठाई बनती है या कोई स्वीट डिश बनाते हैं। तो आमतौर पर इसमें फ़ैट का जब तक एलिमेंट शामिल ना किया जाए तो वो लुत्फ नहीं दोबाला नहीं होता। तो इसको ये जो चीज़ें ये फैट ओबेसिटी कॉज करती हैं ये चीज़ें। तो इससे ये होता ये है कि आप जो ओबेसिटी और जैसे हमने अभी बात की ओबेसिटी और डायबिटीज़ का चोली दामन का साथ है। तो इससे पहले आप इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि पहले मोटे होते हैं फिर डायबिटीज़ होती है। तो ये इस तरह इनडायरेक्ट मीठा खाने से इनडायरेक्ट इफेक्ट है, तो इसमें डायरेक्ट इफेक्ट मीठा खाने से खास नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन, क्या इनको अपना HbA1c करवाना चाहिए कि नहीं, और कितने महीनों के बाद इन्हें करवाते रहना चाहिए? जैसे हमने किसी प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी कि जो HbA1c है ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है बशर्ते कि आप किसी अच्छे स्टैंडर्ड की जो अप्रूव्ड लेबॉरेटरी से ये टेस्ट करवाएं जो आपकी गुज़श्ता 3 माह की शुगर का आपको बता देता है। इसमें बिल्कुल डायग्नोस किया जा सकता है, इनका A1C टेस्ट किया जाए, जो हम कहते हैं नॉर्मल आदमी का 5.7 से कम होता है, जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है जिसको होने का ख़तरा है वो 5.7 से 6.4 तक है, और जिसको डायबिटीज़ है उसका 6.5 से ज़्यादा को हम डायबिटिक कहते हैं। तो इसको बिल्कुल इनका पीरियडिकली होना चाहिए, 6 महीने में आप साल में इनको करवाना चाहिए, चाहे सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं हैं, तो एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे करवाया जा सकता है। अच्छा बातें जब हो रही थी, अभी बच्चों की बातें हो रही थी, ज़्यादा खाने की बात हो रही थी, तो मेरे जहन में ब्रॉयलर मुर्गी आ गई। हमारा जो लाइफस्टाइल डॉक्टर इम्तियाज़ आजकल चल रहा है उसमें ये कि हर चीज़ जल्दी जल्दी तेज़ी से उसको कर दो, बस क्विक एवरीथिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स भी पूरी कर दें, फूड नीड्स पूरी कर दें। और ब्रॉयलर मुर्गी की मुझे इसलिए ख्याल जहन में आ गया कि ये जो मुर्गी है जो कि हमारी प्रोटीन की ज़रूरियात तो गो के पूरी करती है, कदरे उसकी क्योंकि ज़्यादा खपत है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, मगर डॉक्टर साहब ये मुर्गी जो है इसका चूज़ा 6 को हफ्ते में उसको बड़ा कर दिया जाता है, फरबा बना दिया जाता है, उसको जो फीड दी जाती है उसमें ईस्ट्रोजन्स बहुत होते हैं, उसमें जो है फीड ऐसी होती है कि उसको जल्दी से मोटा कर दें। पर ये चूज़ा ऐसा चूज़ा होता है कि जो बड़ा हो जाता है तो ये अपनी 2 टांगों पे खड़ा भी नहीं हो सकता, भागना तो बड़ी दूर की बात है, और ये इससे उड़ा भी नहीं जाता, और ये वो उतने छोटे डरबे में पिंजरे में जल्दी जल्दी अपनी ज़िंदगी पूरी करके ये जो है, तो ये जो एक ट्रेंड है हमारा, डू यू थिंक इट इज़ अ हेल्दी ट्रेंड? देखिए जब हम बात की थी कि कुछ ये बिल्कुल आपने कहा कि कुछ कल्चर ऐसा हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे फास्ट फूड का कल्चर, वो क्यों हुआ था कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना ऑर्डर करते और ऑर्डर करके उसके बाद में बैठ के 2-1.5-2 घंटा अपना गुजार के आते। वो लोग करते हैं ऐसे, लेकिन वहाँ एक बिज़ी लाइफस्टाइल के अंदर एक ऐसी नीड पैदा हुई कि आप खड़े खिड़की में से ऑर्डर दिया, ठीक है, और आपके या आपने घर पे दे दिया या अपने ऑफिस में दे दिया, तो आपको वहीं पे आपको खाना होम डिलीवरी हो गई।
तो सारी ये चीज़ें क्विक का लफ्ज़ हमारे। और घर में पकाने की मियाँ बीवी को नहीं है, बीवी भी काम पे है, मियाँ भी काम पे है, उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जो रेडी टू कुक हो, हर चीज़ रेडी टू यूज़ है, हर चीज़ रेडी टू यूज़ है, तो टेलर मेड चीज़ें वो नहीं है। जैसे अभी ये जो हम ब्रायलर मुर्गी है, ये ज़ाहिर है तो हमें गोश्त की नीड्स तो पूरी करती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी करती हैं, लेकिन इसकी जो फीड के अंदर मेरे भी इसमें इल्म में ये आया है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिनसे इनको बड़े होते हैं और इससे जल्दी बड़े हो जाते हैं इसके साथ। लेकिन ये देखें कि इन हार्मोन्स को जब पला गोश्त हम ये लेते हैं तो उसके अपने मुज़र असरात हैं जो हमारी जिस्म पे मुरतब होते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है वो चिकन की दीवानी है, ठीक है, वो मटन को शायद या आप बीफ को शायद तो घरों से बहुत दूर हाँ, चला गया, बीफ तो और भी दूर तो दूर चला गया, तो वो दीवानी है। तो ये उसके असरात इस यंग जनरेशन पे ज़्यादा हो रहे हैं। और उससे भी जो ज़्यादा है कि जो दूध कुछ गवाले हैं वो दूध भैंसों से लेने के लिए ऑक्सीटोसिन या इस तरह के हार्मोन्स यूज़ करते हैं, जिससे वो भैंस दूध ज़्यादा देती है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। वो हार्मोन्स मिला दूध वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसके भी मुज़र असरात बच्चियों पे मुरतब हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो बच्चों के अंदर आपके अंदर है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में हम जो है वो अपने पैसों से सेहत की बजाय बीमारी ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। सेहत तो शायद कम है, सेहत के पैसे हम डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को दे देते हैं जो हमें अपनी अच्छी लाइफ। अब दुनिया के अंदर पूरा एक ऑर्गेनिसिटी का एक ट्रेंड चला है कि आप जो दवा है, जो आपकी जो खुराक है, सॉरी जी, जैसे खुराक हर ऑर्गेनिक यूज़ की है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक से मुराद है कि जो जैसे खुराक बनती है, जैसे अगर आप नेचुरल कुदरती मसनूई ना हो, जैसे गंदम है आप उगाते हैं वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन आप उसे नेचुरल तरीके से नेचुरल खाद से बजाय कि आप केमिकल खाद डालें। जो भैंसों का जो चारा है या जानवरों का जो चारा है वो भी नेचुरल हो। ये जो पेस्टिसाइड का बेदरेग इस्तेमाल फलों पे ना किया जाए, और अंडे भी हैं वो भी नेचुरल तरीके से है, मुर्गी का गोश्त है वो भी नेचुरल तरीके से है। दैट इज़ एक्सपेंसिव, बट उससे मेरा शायद एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जो से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। लेकिन ये देखें क्योंकि वो इन रवाज के अंदर है, लोगों के अंदर जब ये आपकी डिमांड पैदा हो जाएगी ऑर्गेनिसिटी की, तो इसकी प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा। जो चीज़ ज़्यादा बहुतात में हो जाएगी फिर सस्ती भी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें यहाँ पे ये कल्चर ऑर्गेनिक फूड का, जैसे अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा रवाज उसका है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। कुछ लोग अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड आपको दें, ऑर्गेनिक गंदम लें, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं है। लेकिन इसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप हमारे हमसाया मुल्क के अंदर मीडिया वहाँ आपको बताता है कि आपने मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहन के जाना है, आपने जो आपकी सीट बेल्ट लगानी है, आपको वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अवेयरनेस देते हैं, वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे। हम लाइफ जो सीट बेल्ट है उसको लगाना हद तक समझते हैं कि हम लगाएं, हेलमेट पहना हद तक समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल पे ख़तरनाक से बैठाया होता है, अंडर एज। तो हम जो है कि शायद ज़िंदगी की इतनी कीमत अहमियत हमारे नज़दीक नहीं है। तो ये कुछ हमें एक मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। मीडिया है, पब्लिक है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो एक चीज़ कंपेन चलने की ज़रूरत है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जिसके ज़रिए इसको मुरव्वज कर सकते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। डॉक्टर साहब, जिस तरह अमेरिका में FDA है, इस तरह हमारी कोई फूड अथॉरिटी जो कोई इस तरह की गाइडलाइंस देती हो अभी कुछ गवर्नमेंटल सतह पे? गवर्नमेंट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से अभी बनाया है, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया है। प्रेस में भी काफ़ी उनका चर्चा होता रहा है। कुछ उन्होंने अभी गाइडलाइन स्कूल के अंदर दी हैं कि स्कूल की कैंटीन या कैफेटेरियाज़ के अंदर वो आप फिज़ी ड्रिंक्स नहीं सर्व कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। ये पहले एक कंपेन थी कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर, उन्होंने उस पर वार्निंग लिखी ड्रिंक्स के ऊपर कि ये बच्चों के लिए ओबेसिटी काज कर सकती है, केरीज कर सकती है दांतों का। तो वार्निंग दी और बच्चों के स्कूलों के अंदर इसकी ममानियत की गई। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों के अंदर एक ओबेसिटी को बचाने का और यंग जनरेशन को इंसाइट देने का। जी
डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है, वो ये कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों में टाइप 2 आने लग गई है, पहले टाइप 1 होती थी, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में तहलील हो सकती है, तब्दील हो सकती है? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि टाइप 1 जो होती है ना वो टाइप 2 और टाइप 1 बन जाती है कि जी वो तो पहले गोलियां खाता था, अब इंसुलिन लेनी, तो इंसुलिन, महज इंसुलिन लेने से टाइप 2 टाइप 1 नहीं बन जाती। अब इसको जो नाम है उस टाइप 1 टाइप, पहले इसको कहते थे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, आपने टाइप 2 को टाइप 2 को और उसको NIDDM कहते थे, और इंसुलिन डिपेंडेंट को IDDM कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब हाँ, इसका नाम तब्दील इसीलिए टाइप 1 टाइप 2 कर दिया गया कि ये चेंज नहीं होती, ये एज सच इन एंटिटी अपनी रहती है, अपनी शनाख्त बरकरार रखती है। ट्रीटमेंट मोडेलिटी चेंज हो सकती है। जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है टाइप 2 के अंदर इनिशियली लाइफस्टाइल के साथ ओरल एजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, फिर आप उसके साथ इंसुलिन भी है, तो महज इंसुलिन लगाने से टाइप 2 टाइप 1 नहीं बन जाती या उसका नाम नहीं दिया जा सकता, मिसनोमर है। इसमें जो प्रोग्रेशन, क्योंकि ये डिजीज़ भी तो प्रोग्रेसिव है ना, कहीं उसकी वजह से तो नहीं कि हमारी जो है वो हम टैबलेट्स की उस पर से आ जाते हैं हम इंसुलिन के ऊपर, या? अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है ना, आपने देखा होगा कि नाइकी साइन देखा होगा जो शूज़ पे बना था, जस्ट डू इट, नाइकी जिस पे लिखा होता है। नाइकी साइन का हम डायबिटीज़ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस। नाइकी साइन ये होता है कि इनिशियल जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इनिशियल ड्रॉप आता है A1C में। अच्छा, वक्त जो गुजरता जाता है वो A1 से फिर बढ़ना शुरू हो जाती है ऐसे, तो इसको नाइकी साइन कहते हैं। ये डायबिटीज़ के अंदर ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम योर ट्रीटमेंट मोडेलिटी चेंज। ठीक है, अब करना ये है कि आपने नाइकी साइन को सीधा रखना है, ऊपर नहीं जाने देना, ऐसे नहीं होने देना, ऐसे रखना है। तो उसके साथ जितना रैपिड चेंजेस आप करते जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के अंदर, आप उसको स्ट्रेट A1C को रेंज के अंदर रखें, उसको बढ़ने का मौका ना दें। तो ये प्रोग्रेशन डिजीज़ की ज़रूर होती है। इसीलिए लोग कहते हैं जी मैं आज से 2 साल पहले मैं गोलियाँ खाता था, मैं ये मेटफॉर्मिन लेता था, अब मेरी दवाई और हो गई है, अब डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन का कह रहे हैं, ये क्या बात है, तो इंसुलिन के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये चेंजेस होती हैं, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। मैंने बताया नाइकी साइन है, इनिशियल देयर इज अ ड्रॉप इन द A1C, देन यू हैव अगेन राइज आफ्टर सम टाइम इन द A1C। अच्छा, बात लंबी हो गई और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, मगर इस पॉइंट पे एक मैं आपसे बात ज़रूर पूछना चाहूँगा। कुछ पेशेंट्स हैं, वो उम्र उनकी ज़्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, 50 साल के हैं इसमें भी, या 50 से ज़्यादा है, और उन्होंने कोशिश की कि अपनी गोलियों से शुगर को कंट्रोल रखा जाए मगर इंसुलिन नहीं लगानी। अब नतीजा ये हुआ कि वो कहते हैं जी कि गोलियां मैं खाता हूँ, चल रहा है, शुगर कभी हाई भी हो जाती है, लो भी हो जाती है, मगर मसल वेस्टिंग हो रही है, वज़न गिरता जा रहा है और जान शान कोई नहीं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई और दर्दें बड़ी होती हैं, मगर मैं गोलियाँ तो पक्की खा रहा हूँ, तो इंसुलिन नहीं ले रहा। देखिए, इसमें जो चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात है कि इंसुलिन को के साथ जो एक चीज़ एसोसिएटेड है वो नीडल है, नीडल फोबिया, प्रिक। हम बचपन से एक चीज़ बच्चे के ज़हन में डाल दो, उसको डराते हैं कि तुम्हें टीका लगवा दूँ। हाँ, तो जो टीके का कॉन्सेप्ट वो पेन का है, तो पेन नेगेटिव मोटिवेशन के साथ होती है। जब भी पेनफुल कोई चीज़ आप किसी को देते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं पेन के। अब और जब पेन के बहुत सारे नुक्ते जमा हो जाते हैं, अब ये खौफ में तब्दील हो जाती है, फिर आप डरते हैं चीज़ों से कि जी मैं ये ना करूँ, मैं ये मुझे हो जाएगा। तो नीडल फोबिया अगेन वन ऑफ द फोबिया। अगर मैं किसी एक मफरूज़े पे क्या मैं किसी पेशेंट को कहूँ कि मेरे पास इंसुलिन की गोली पड़ी है, आप लेना पसंद करेंगे, और ये एक आप दूसरे हाँ डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट दे नो द इंसुलिन इज अ बेटर ट्रीटमेंट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज नीडल। ठीक है, तो जब नीडल फोबिया पे हम ओवरकम करते हैं तो हमें उसको कम किया हो गया है, क्योंकि आजकल ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको पेन, जब आप उस पेन के ज़रिए जब इंसुलिन डिलीवर करते हैं तो नीडल का तो हार्डली आप फील भी करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि जैसे अगर प्रिक से जो आप समझो पेन होती है उससे कहीं दर्जे कम शिद्दत की नीडल जो है ना वो आपको लगी टीके इंजेक्शन के साथ। तो ये भी ऑलमोस्ट इसको ख़त्म किया है। हो सकता है कि कुछ वक्त के साथ साथ और इससे गैजेट्स और भी अच्छे आते चले जाएं, लेकिन दिल से सारे ही जानते हैं कि इंसुलिन एक बेहतर इलाज है, इंसुलिन नेचुरल इलाज है, इंसुलिन के अंदर A1C को रिड्यूस करने की बेपनाह कैपेसिटी है।
जो भी है, जिस लेवल पे भी आप इंसुलिन मसल किसी का A1C 14 पे भी है उसको भी नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। गोलियों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं तो है। इसका मतलब डॉक्टर साहब पट्ठों की कमज़ोरी और जनरल कमज़ोरी दूर करने में इंसुलिन मददगार होती है? बिल्कुल। इंसुलिन ऐसे पेशेंट हैं जिसको हम जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, मस्त देखें कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, बेसिकली उनके अंदर इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन जब कम होती है, आपके नहीं बनते, तो बॉडी ने अपना सिस्टम चलाना है। इसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन है? एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक है कि जो आपके बॉडी को बिल्ड करता है। एक है तो कैटाबॉलिक कि आपके अंदर टूट फूट ज़्यादा हो रही, बन कम रहा है। ये नहीं है जो बिल्डिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं साथ उधेड़ते चले जाएंगे तो बिल्डिंग तो नहीं बनेगी। तो बिल्डिंग तभी बनेगी जब आपके अंदर इंसुलिन की मिकदार, जो एनाबॉलिक हार्मोन है, उसकी एक कदर नॉर्मल होगी। आपको जो आपकी ग़िज़ा है वो आपका जुज़्व बदन भी बनेगी, आपका एनर्जी भी मिलेगी, वेस्टिंग भी कम होगी, आपके पट्टों को ग्लूकोज मिलेगा, जो दर्द से करा रहे थे पट्टे उनको ग्लूकोज मिलेगा, तो वो आपको पेन के अंदर भी कमी होगी। इजाज़त ले लें, काफ़ी हमने डॉक्टर साहब का लंबा सेशन 2-3 सवाल और मैं पूछना चाहती है तो मेरे पास भी, मगर 6 से ऊपर हो गया। प्रोड्यूसर साहब भी उधर से कह रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है ना आज अभी 4:45 उठ के गए और हमने इधर पकड़ लिया और आगे क्लिनिक अभी उन्होंने फिर करना है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगले थर्सडे को हम आपसे फिर बेशुमार सवाल जो है ना हम लोड होके आते हैं आपसे पूछने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम मिस इकरा, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इस पेज पर, डिप जिसका मुखफ़फ़ है, और ये फेसबुक पेज पे आपकी राय भी आती है। हम कोशिश करेंगे किसी दिन स्टॉर्मिंग करें और आपके जितने भी सवाल आते हैं उनको भी लेके उनसे भी हम करें। वैसे ही आप ही के सवाल हैं जिनका जवाब दे रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।